आगे बढ़ जाए। चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। ये बनाया हुआ है सेक्शन 60 पे। तुमको सेक्शन 60 करवाया था ना मैंने, याद आता है? चलो जल्दी से टूट पड़ो इस क्वेश्चन पे। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था। बिना प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किए प्रॉपर्टी की इनकम अगर ट्रांसफर कर दी तो क्या वो इनकम ट्रांसफरर को क्लब की जाएगी? हाँ। इनकम ट्रांसफर कर दी बिना इनकम को ट्रांसफर, इनकम कमाने वाले असेट को बिना ट्रांसफर किए अगर इनकम ट्रांसफर कर दी है तो ऐसी इनकम जो ट्रांसफर की गई होगी उसका एज पर सेक्शन 60 क्या कर दिया जाएगा? क्लबिंग। तो बोला मिस्टर वत्सन हैज ट्रांसफर्ड थ्रू अ ड्यूली रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट द इनकम अराइजिंग फ्रॉम गोडाउन टू हिज सन without transferring the godown. Income arising from the godown to his son without transferring the godown. ठीक है। इन whose hands will the rental income from the godown will be charged? बोलो किसके हाथों में? मिस्टर वाटसन के हाथों में। वाटसन, ठीक है, उसके हाथ में क्लब की जाएगी क्योंकि सेक्शन 60 लगने वाला है। बढ़ जाऊं आगे। नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6। Mr. A holds shares carrying 25% voting powers. 25% वोटिंग पावर्स एक्स प्राइवेट लिमिटेड में। अच्छा, तो ए का इस कंपनी के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है 25%, मतलब 20% से ज़्यादा। मिसिस ए मतलब मिस्टर ए की स्पाउस वर्किंग एज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर इन एक्स प्राइवेट लिमिटेड एट अ सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ। तो मिसिस ए को उस कंपनी में जॉब पर रखा गया है, क्या बोल के? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बोल के। वाह। शी इज हाउएवर नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब। लो, तो वो काम करने के लिए जो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन या जो सॉरी रिक्विजिट प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन नॉलेज वगैरह चाहिए, क्या वो है मैडम के पास? नहीं। तो बोला कि क्या वो इनकम, बोला द अदर इनकम ऑफ मिस्टर ए एंड मिसिस ए आर 7 लाख और 4 लाख रिस्पेक्टिवली। कंप्यूट द जीटीआई ऑफ मिस्टर ए एंड मिसिस ए फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 इफ दे आर पेइंग टैक्स अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। कुछ भी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उससे अपने को क्या लेना देना है? कुछ लेना देना है क्या? क्लबिंग तो तब भी होने ही वाली है ना। तो मिसिस ए की इनकम, मिसिस ए की इनकम क्या उसके टेक्निकल स्किल्स वगैरह के वजह से मिल रही है? नहीं। तो 30,000 रुपया। रुको रुको रुको, क्या फर्क पड़ रहा है वो मैं बताऊंगा। क्लबिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लबिंग तो होने ही वाली है ना भाई, तुम 115 बीएससी फॉलो करो या ना करो, क्लबिंग तो होने ही वाली है ना। लेकिन क्लबिंग कितनी इनकम की होगी उस पर फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर 115 बीएससी में टैक्स पे किया जा रहा है तो उसकी सैलरी में से उसको 50,000 नहीं 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। गौठन लोग, तुम मेरी बातें समझते नहीं हो यार, मेरे को तकलीफ ये होता है। मैं बोला क्लबिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लबिंग अगर 115 बीएससी कर रहे हो फॉलो तो भी होने वाली है, नहीं फॉलो कर रहे हो तो भी होने वाली है, लेकिन क्लब होने वाली इनकम कंप्यूटेड होती है, बोला था। तो जब वो कंप्यूट करोगे इनकम क्लब करने के लिए तो कंप्यूटेशन पे फर्क आने वाला है। क्योंकि अगर 115 बीएससी फॉलो किया तो 30,000 इंटू 12 करेंगे, कितना आएगा? 3,60,000 आया पूरे साल का। उसमें से अब 75,000 रुपीज का क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो 2,85,000 रुपीज क्लब कर दिया जाएगा। किसके साथ? मिस्टर ए की इनकम के साथ। तो अब मिस्टर ए की इनकम कितनी हो जाएगी? 7 लाख प्लस 2,85,000, 9,85,000 आ रही है, चेक कर लो मिस्टर ए की टोटल इनकम जीटीआई।
और मिसेज ए की टोटल इनकम कितनी हो जाएगी जो उसकी अदर इनकम से, बस वही 4 लाख रुपये। समझे कि नहीं समझे? तो तुमने बड़ी शिद्दत से 285 उधर शिफ्ट करने की कोशिश की, तुम्हारी सारी शिद्दत मिट्टी में मिला दी वो लोग ने। और ये क्लबिंग जो की जा रही है वो एज पर विथ सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2 ये क्लबिंग की जाएगी। बराबर है? पढ़ के ख़त्म कर लिया इसको, पढ़ लिया सबने, ये आंसर पढ़ लिया सबने? ठीक है, चलो आगे बढ़ते। इलस्ट्रेशन 3, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिसेस ए वाज क्वालिफाइड? अवश्य मेरा आंसर बदल जाता। ये 285 जो मेरा 6412 में क्या किया जा रहा है, क्लब किया जा रहा है, 6412 एप्लीकेबल ही नहीं होता। तो ये मिसेस ए की ही इनकम होती और मिसेस ए को ही टैक्सेबल होती, तो मिसेस ए की अब इनकम आ जाती 6,85,000 और मिस्टर ए की 7 लाख ही रहती। समझ में आ रहा है? मिस्टर ए की कितनी रहती? 7 लाख ही रहती और मिसेस ए की हो जाती 685, यानी कि 4 लाख में 285 आके ऐड कर दिया जाता। बराबर है? फिर इलस्ट्रेशन नंबर 4, मिस्टर बी होल्ड्स शेयर्स कैरिंग 30% वोटिंग पावर्स इन वाई प्राइवेट लिमिटेड। मिसेस बी इज वर्किंग एज एन अकाउंटेंट। मिसेस बी मतलब मिस्टर बी की बाइक को जो अकाउंटेंट बन के वाई प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रही है, गेटिंग इनकम अंडर दी हेड सैलरी, और बाजू में लिखा देख लो कंप्यूटर। अब कंप्यूटर करने की जरूरत भी नहीं है, अब कंप्यूटर बोल दिया। बराबर? ऑफ रुपीज 3,44,000 विदाउट एनी क्वालिफिकेशन इन अकाउंटेंसी। वाह 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 वाह, क्वालिफिकेशन है ही नहीं अकाउंटेंसी की, फिर भी अकाउंटेंट बन के काम कर रही है। भगवान। मिस्टर बी ऑल्सो रिसीव 30,000 एज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। मिसेस बी owns a house property which she has let out. Rent received from tenant is 6,000 per month. Compute the GTI। क्या जंडू क्वेश्चन है? मिस्टर बी की जो इनकम है, कौन सी इनकम है, जल्दी बोलो। 30,000 रुपया उसको इंटरेस्ट इनकम आ रही है मिस्टर बी को। तो एक काम करेंगे, मिस्टर बी को 30,000 रुपया इनकम आ रही है तो 30,000 लिख देंगे। फिर और क्या इनकम आ रही है? और तो ये मिस्टर बी को जो इनकम क्लब होगी 6412 में आके, बराबर है ना, कि मिस्टर बी का किसी कंसर्न में क्या है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। बराबर? अच्छा, अब तुम इधर पागलपंती करोगे ना, दोनों की टोटल इनकम निकालोगे, तो दोनों की टोटल इनकम निकाली, अगर इसकी ज़्यादा निकली तो आके क्लबिंग। ऐसा नहीं करने का, ऐसा तब करने का जब दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो और दोनों को रेम्यूनरेशन आ रहा था उस कंसर्न में से, तो ऐसा करने का है। समझे? अब सुनो, 6412 में कितना क्लबिंग होगा? 3,44,000। तो 3,44,000 इधर क्लब हो जाएगा। अब मिसेस बी को कौन सी इनकम आ रही है? मिसेस बी को कौन सी इनकम आ रही है? हाउस प्रॉपर्टी जो उसने लेट आउट किया है 6,000 रुपया, तो 6,000 इंटू 12, 72,000 रुपीज़ उसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आई। बराबर है? और जो सुनो, 72,000 को ही एनुअल वैल्यू मान लेंगे, जीएवी, और माइनस कोई म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिल रहा है, तो एनएवी भी 72, लेकिन उसमें से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। तो माइनस 30% करने के बाद 50,400 रुपया, ये मिसेस बी की हाउस प्रॉपर्टी इनकम, मिसेस बी को टैक्सेबल। लेकिन जो सैलरी तुम वहां टैक्सेबल करवाने की कोशिश कर रहे थे, वो आके 6412 में तुमको क्लब हो गई। बराबर है? तो अब देखो, 344 और 30 ये मिस्टर ए की इनकम आ जाएगी, और मिसेस ए की सैलरी इनकम नील है, क्योंकि वो तो भाई साहब 6412 में जाके तुमने क्या कर दी, क्लब कर दी। बराबर है ना? तो 72,000 की तेरी इनकम 50,400 में बदल गई, 50,400 तेरी टोटल इनकम आ जाएगी। बात खत्म हो गया। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बाप रे बाप। ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन भगवान करे एग्जाम में आए। मैं तो बोलता हूँ इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट आना चाहिए, मतलब समझ जाओ सार्काज्म। मिस्टर वैभव स्टार्टेड अ प्रोप्राइटरी बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023। ओहो हो, मिस्टर वैभव ने प्रोप्राइटरी बिजनेस चालू किया इस साल के पिछले साल चालू किया, विथ अ कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख। अच्छा, उस बिजनेस में भाई साहब ने अपना खुद का 5 लाख रुपया लगाया। ओहो हो, 2 लाख रुपया लॉस कमाया। कब? पिछले साल का। टू ओवरकम द फाइनेंशियल पोजीशन, हिज वाइफ मिसिस वैशाली, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, गेव अ गिफ्ट ऑफ 5 लाख। सर, हस्बैंड से अगर वाइफ को गिफ्ट मिला और वो अगर बिजनेस में लगाया, तो जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट में से प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट क्या करेंगे, क्लब करेंगे हस्बैंड को। लेकिन वाइफ ने भी ऐसा किया हो ना, तो भी वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। अगर वाइफ ने भी अगर असेट गिफ्ट किया था,
कैश गिफ्ट किया था हस्बैंड को और वो हस्बैंड ने अगर अपने बिजनेस में लगाया तो उससे रिलेटेड जो प्रॉफिट आएगा, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट, वो जाके वाइफ को भी क्लब होता है, बराबर। क्योंकि कहीं पे हस्बैंड वाइफ वर्ड यूज नहीं किया है, इंडिविजुअल और स्पाउस वर्ड किया है। इंडिविजुअल अगर मेल निकला तो स्पाउस वाइफ, इंडिविजुअल अगर फीमेल निकली तो स्पाउस हस्बैंड, सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, बराबर है। फिर क्या बोला, ओवरकम द फाइनेंशियल वाइफ वैशाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर गेव अ गिफ्ट ऑफ रुपीज 5 लाख ऑन 1 अप्रैल। लो, 1 अप्रैल 2024 के दिन ही मैडम ने गिफ्ट किया 5 लाख रुपया, एंड इमीडिएटली सेम डे में बिजनेस में इन्वेस्ट कर लिया गया बाय वैभव, और उसने प्रॉफिट 4 लाख रुपया कमाया है 24-25 में। कंप्यूट द अमाउंट टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिसेस वैशाली। इफ मिसेस वैशाली गिव द सेड अमाउंट एज लोन, व्हाट वुड बी द अमाउंट टू बी क्लब्ड। इसको है ना हाईलाइट कर लो, ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, इफ मिसेस वैशाली गिव द सेम अमाउंट एज लोन व्हाट वुड बी द अमाउंट टू बी क्लब्ड, इसको खाली हाईलाइट कर लो, बराबर है। लोन बोल के दिया होता तो ये क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता, इज्जत से लोन बोल के दिया है तो ठीक है। लेकिन अगर लोन बोल के नहीं दिया तो क्लबिंग हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा। देखो अब इधर मैं बात करता हूं अपने प्रीवियस ईयर 23-24 की, जो अपना नहीं है लेकिन कभी अपना हुआ करता था, पिछला साल 23-24। पिछले साल 23-24 में ओपनिंग कैपिटल कितना था, धंधा शुरू ही किया गया था, मतलब शुरू करते ही धंधे में ओपनिंग कैपिटल थोड़ी होता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, बराबर है ना। तो पिछले साल जब धंधा शुरू किया गया 1 अप्रैल 2023 को, तब धंधे में ओपनिंग में कैपिटल कितना था, नील था, नील नील। हाँ, लेकिन कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया। कब, 1 अप्रैल 2023 के दिन, जिस दिन धंधा चालू किया उस दिन वैभव ने अपना 5 लाख रुपया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। तो अब टोटल कितने कैपिटल से धंधा किया गया, 5 लाख से धंधा किया गया। अच्छा, क्लोजिंग में भी है ना कैपिटल इतना ही होता, और इनफैक्ट यहाँ पे जाके प्रॉफिट भी ऐड हो जाता। पता है ना, हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, पहले तो नेट प्रॉफिट निकालते हैं, बाद में वो नेट प्रॉफिट को ले जाके बैलेंस शीट में कैपिटल में जाके ऐड करते हैं। उसको ऐड करने का रीज़न क्या है, किसी ने तुमको बताया क्या कि प्रॉफिट को जाके लास्ट में कैपिटल में क्यों ऐड किया जाता है? अकाउंट्स करते हो ना भाई तुम लोग, हाँ अकाउंटिंग करते हो ना, तो अकाउंटिंग में अपन लास्ट में जाके क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं और प्रॉफिट को जाके कैपिटल में ऐड कर देते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, क्यों जाके कैपिटल में ऐड किया जाता है? जब तक वो प्रॉफिट धंधे से विड्रॉ ना कर लिया जाए तब तक यही माना जाता है कि वो प्रॉफिट भी कैपिटल के साथ धंधे में यूज होने वाला है, इसलिए जाके वो कैपिटल का पार्ट बनता है, कैपिटल में वो ऐड किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो बताओ इस साल कैपिटल में कितना प्रॉफिट ऐड होगा? उल्टे का कैपिटल गायब हो जाएगा, 2 लाख रुपए का लॉस आया है पागल। पिछले साल का क्या आया था, लॉस। तो जितना कैपिटल था उसमें से 2 लाख का तो कैपिटल भी धुल जाएगा, तो लेस बोलने का नेट लॉस। नेट लॉस हुआ था 23-24 का कितना, 2 लाख रुपए का। करेंगे माइनस, तो ये आ गया तुम्हारा 3 लाख रुपया। इसको बोलने का क्लोजिंग कैपिटल 23-24 का। तो भाई अब तुम्हारा अगला साल कौन सा होएगा, प्रीवियस ईयर 24-25 होगा, तो प्रीवियस ईयर 24-25 में ओपनिंग कैपिटल कितना दिखेगा, जितना पिछले साल का क्लोजिंग था उतना ओपनिंग दिखेगा। तो अब सुनो, पिछले साल का क्लोजिंग 3 लाख। अब सुनो ध्यान से, इस साल भी धंधे में वैभव ने कुछ कैपिटल डाला, और वो कैपिटल है ना, उसने खुद का 5 लाख रुपया नहीं डाला, उसकी वाइफ से जो 5 लाख गिफ्ट में आया था वो उसने डाला। और देखो नसीब कितना अच्छा है अपना कि वो कैपिटल एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर उसको गिफ्ट मिला, और वही उसने फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन्वेस्ट भी कर दिया। तो अब जो फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर में कैपिटल था वो 3 लाख नहीं, 3 + 5 8 लाख का कैपिटल हो जाएगा एज ऑन द फर्स्ट डे।
ऑफ द प्रीवियस ईयर। टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस विल बी 8 लाख, बराबर है ना। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस कभी किया गया? 1 अप्रैल 2024 के दिन। कितना, जल्दी बोलो। 5 लाख रुपया। और ये 5 लाख रुपया फ्रॉम स्पाउस आया है। तो बेटा टोटल कितना हो जाएगा? 5 और 3 8 लाख रुपया हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस 8 लाख इज द टोटल कैपिटल इन बिजनेस एज ऑन 1 अप्रैल 2024। ये टोटल कैपिटल है। और इस टोटल कैपिटल में से 5 लाख का जो कैपिटल है एज ऑन द फर्स्ट डे। अच्छा, यही कैपिटल अगर मैडम ने 2 को दिया होता, 2 तारीख को भी अगर दिया होता ना, तो भी अपना फर्स्ट डे वाला 3 लाख ही आता। तो फिर पूरे साल का जो प्रॉफिट आया वो वैभव की इनकम, वैभव को टैक्सेबल, कोई क्लबिंग नहीं होता। समझ में आ रहा है? अगर 2 तारीख को भी दिया होता तो इन लोगों ने क्या बोला कि वो कैपिटल फर्स्ट डे को दिखना चाहिए, इसीलिए फर्स्ट डे को गिफ्ट करवाया और इसीलिए फर्स्ट डे को उसको धंधे में भी डलवाया। समझे मैंने क्या बोला? तो बताओ, अब ये 5 लाख रुपया जो एज ऑन 1 अप्रैल 2024 धंधे में दिख रहा है, इज इट गिफ्टेड बाय स्पाउस? यस। और बैलेंस 3 लाख रुपया जो एज ऑन 1 अप्रैल 2024 धंधे में दिख रहा है, दिस इज ओन कैपिटल। तो तुम्हारा जो टोटल कैपिटल है ना, टोटल कैपिटल दैट इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 5:8 और 3:8 के रेशियो में डिवाइडेड है। समझे क्या हुआ? तो इसका मतलब पूरा साल जो भी प्रॉफिट आया ना, वो प्रॉफिट तुमने 8 लाख लगा के ही कमाया है। तो 8 लाख में से 5/8 किसका है? हस्बैंड का है, तो 5/8 प्रॉफिट भी हस्बैंड, सॉरी 5/8 वाइफ का है, तो 5/8 भी वाइफ की इनकम। फिर प्रॉफिट में से, सॉरी कैपिटल में से 3/8 किसका है? वैभव का खुद का है, तो प्रॉफिट में से भी 3/8 वैभव का ही माना जाएगा। बराबर है। तो अब तुमको क्या करना है? नेट प्रॉफिट लेना है। नेट प्रॉफिट पूरे साल का कितना है? 24-25 का। नेट प्रॉफिट 4 लाख आया था ना, इस 4 लाख का इंटू 5/8 करो, कितना आ रहा है? 2.5 लाख। इसको जाके क्लब किया जाएगा इन टोटल इनकम ऑफ वैशाली। और ये क्लबिंग होगी 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 में आके। समझे सर? और बचा हुआ प्रॉफिट कितना होगा? 4 लाख में से 2.5 लाख अगर तुमने क्लब कर दिया तो बैलेंस नेट प्रॉफिट कितना होगा? या तो तुम 4 लाख ऐसे लिखो, उसमें से माइनस कर दो 2.5 लाख रुपया, तो तुमको कितना आएगा? 1.5 लाख रुपया आएगा। या तो तुम ऐसे कर सकते हो, या तो तुम ऐसे करो 4 लाख इंटू 3/8, तो भी तुमको 1,50,000 ही आएगा। तुम कान ऐसे पकड़ो कि ऐसे पकड़ो, सेम ही होने वाला है। और ये जो है ना, ये 1.5 लाख, ये 1.5 लाख, इसका कोई क्लबिंग नहीं होगा, ये हो जाएगा टैक्सेबल फॉर वैभव। डन। और सुनो, ये पैसा अगर तुमको गिफ्ट बोल के मिला है और तुमने तुम्हारे धंधे में इन्वेस्ट किया है, तो ये सब क्लबिंग फबिंग सब एप्लीकेबल होने वाला है, सब कुछ यही करोगे। लेकिन अगर इज्जत से तुमको लोन दिया था वाइफ ने, जो तुम इज्जत से उसको लौटाने वाले हो, ऐसा लोन एग्रीमेंट भी है और तुम ये बात को प्रूफ कर सकते हो। अब वो लोन विथ इंटरेस्ट भी हो सकता है, विदाउट इंटरेस्ट भी हो सकता है, दैट यू आर नॉट सपोज टू सी। ठीक है ना? अगर इज्जत से लोन दिया गया था 5 लाख का, और वो 5 लाख का लोन लेके अगर तुमने तुम्हारे धंधे में लगाया है, तो सुनो,
कभी भी प्रॉफिट जो कमाया जाता है वो लोन पे नहीं कमाया जाता है, कैपिटल पे कमाया जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो उस केस में कोई क्लबिंग वबिंग अराइज नहीं होगा, क्लबिंग विल नॉट टेक प्लेस ओनली। जितना भी प्रॉफिट कमाया वो सारा का सारा प्रॉफिट वैभव का है, वैभव को टैक्सेबल होगा, क्योंकि जो वाइफ से पैसा आया है वो कैश गिफ्ट नहीं आया है, बोनाफाइड लोन है। बात खत्म हो गई। बराबर है। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। बराबर है। वाह सर, इधर भी 1.5 पेटी आ रहा है, इधर भी 2.5 पेटी आ रहा है, इधर 4 पेटी आ रहा है। प्रोविजंस ऑफ ये भी थोड़ा एक बार नोट देख लेना, अच्छा नोट है ये वाला। वैभव बोलेगा कि भाई मेरे को 5 लाख रुपया 50,000 रुपये से ज़्यादा मिल गया है, तो कहीं ये मेरे को गिफ्ट बोल के तो टैक्सेबल नहीं हो जाएगा। तो वैभव को बोल, शाणे टेंशन काय को लेने का, सबसे पहला रिलेटिव तो स्पाउस ही होता है। तो तेरे को किससे आया है? रिलेटिव से आया है गिफ्ट। तो रिलेटिव से आने वाले गिफ्ट को तेरे लिए आईएफएस बना के टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। बराबर है। अब क्या करेंगे पता है? अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, मिसेस कस्तूरी ट्रांसफर्ड हर इमोबल प्रॉपर्टी टू एबीसी कंपनी लिमिटेड। मतलब कस्तूरी ने अपनी प्रॉपर्टी एबीसी बोल के एक जो कंपनी है उसको ट्रांसफर कर दी। मतलब ये ट्रांसफरर है इंडिविजुअल और ये कोई और ही पर्सन है, ठीक है, कंपनी है। सब्जेक्ट टू अ कंडीशन दैट आउट ऑफ द रेंटल इनकम a sum of 36,000 per annum shall be utilized for the benefit of son's wife। तुमको कुछ धुंधला धुंधला याद आता है कि क्लबिंग में बोला था कि तुम अगर किसी भी पर्सन को तुम्हारा कोई भी असेट ट्रांसफर करो, कोई भी असेट ट्रांसफर करो, और वो असेट ट्रांसफर किया है तो उस असेट से जो सामने वाले पर्सन को इनकम हो रही है, वो इनकम अगर उसमें से कोई भी पार्ट तुम्हारे सन्स वाइफ के लिए यूज किया जाए या फिर स्पाउस के लिए यूज किया जाए, तो वो जो भी अमाउंट यूज किया जा रहा है सामने वाले पर्सन के द्वारा, उतना अमाउंट ऑफ इनकम तुम्हारे लिए इनकम मान के क्लब कर दिया जाएगा। अगर स्पाउस के बेनिफिट के लिए यूज किया था तो क्लॉज नंबर 7 में क्लबिंग होगा, और अगर सन्स वाइफ के बेनिफिट के लिए यूज किया तो क्लॉज नंबर 8 में क्लबिंग होगा। तो यहां पे अपना क्लॉज नंबर 8 में क्लबिंग होने वाला है। बराबर है। फिर बोल रहा है, मिसेस कस्तूरी क्लेम्स दैट द अमाउंट ऑफ 36,000 यूटिलाइज्ड बाय हर सन्स वाइफ शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन हर टोटल इनकम एज शी नो लॉन्गर ओन दी प्रॉपर्टी। ऐसा फालतू बात करेगी तो झापड़ वापड़ नहीं पड़ जाएगा मैडम को। हाँ, ऐसी कुछ भी बातें करती। एग्जामिन द रीजंस वेदर द कंटेंशन ऑफ मिसेस कस्तूरी इज वैलिड इन लॉ। तो बोलता है कंटेंशन ऑफ मिसेस कस्तूरी इज वैलिड इन लॉ। क्या बोलने का? नो, इट इज नॉट वैलिड एज पर क्लॉज 8 ऑफ सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज 8। अगर विदाउट कंसिडरेशन तुम तुम्हारी प्रॉपर्टी किसी भी पर्सन को ट्रांसफर करते हो फॉर द बेनिफिट ऑफ योर सन्स वाइफ, तो वो जो भी अमाउंट तुम्हारे सन्स वाइफ के बेनिफिट के लिए यूज किया जा रहा है, जो भी उसको बेनिफिट मिल रहा है, वो अमाउंट सारा का सारा क्लबिंग हो जाता है। तो आपका ये कंटेंशन गलत है। बराबर है। ऐसा लिख पाओगे? अब इसका आंसर चेक करोगे तो यही आंसर आने वाला है। बराबर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मतलब है ना, देखो इतना बड़ा आंसर बेंसर ऐसे लिखने को तुमको क्वेश्चन में नहीं आने वाला है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक छोटा सा ऐसा एडजस्टमेंट दे देंगे तुम्हारे मेन क्वेश्चन के अंदर। मान लो कस्तूरी का ही पूरा टोटल इनकम निकालने के लिए दे दिया है, तो उस टोटल इनकम को निकालने के टाइम पे एक छोटा सा एडजस्टमेंट ये दे दिया है। तो सीधी सी बात है कि वो जो 36,000 रुपीज जो एडजस्टमेंट में दिखाया होगा इस तरीके से, उसको लाके कस्तूरी की टोटल इनकम में इंक्लूड कर देना है। बात खत्म हो गया। बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है तुम्हारा, हाँ, अभी वो जो माइनर चाइल्ड का जो इनकम होता है उससे रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ठीक है, कि माइनर की इनकम का भी क्या हो जाता है? क्लबिंग हो जाता है। तो अभी देखो, मिस्टर ए हैज़ 3 माइनर्स, 3 माइनर है, 2 ट्विन डॉटर्स एज 12 ईयर्स एंड 1 सन जिसकी एज है 16 साल। ठीक है। इनकम ऑफ द ट्विन डॉटर्स इज 2,000 पर एनम ईच। इनकम ऑफ द ट्विन डॉटर्स इज 2,000 पर एनम ईच। मतलब जो एक लड़की है उसकी उम्र है, उसकी जो इनकम है वो है 2,000, और दूसरी की भी इनकम है 2,000। एंड दैट ऑफ द सन इज 1,200 पर एनम। ठीक है। तो
दोनों बच्चियों की इनकम जाके क्लब होगी पेरेंट्स में। अब किस में क्लब होगी वो देखना है, मिस्टर ए में क्लब होने वाली है या मिसेज ए में क्लब होने वाली है। जिस किसी भी पेरेंट की इनकम 64(1)(a) का जो ये क्लबिंग प्रोविजन है, माइनर की इनकम का क्लबिंग प्रोविजन लगाने के पहले जिस किसी भी पेरेंट की इनकम ज्यादा होगी उस पेरेंट की टोटल इनकम में जाके ये क्लब होने वाली है, लेकिन क्लब तो पक्का होगी। अब सुनो, जिसकी भी इनकम क्लब होगी, मतलब दोनों माइनर डॉटर की इनकम अगर क्लब हो रही है तो उसमें से 1500 का एग्जाम्शन मिल जाएगा, लेकिन वो भी तब मिलेगा जब 115 BSE फॉलो नहीं किया जा रहा है। और अगर माइनर सन की जो इनकम है वो 1200 है, वो भी क्लब होगी, और वो क्लब होते ही पूरी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, क्योंकि वो तो 1200 ही है, 1500 से कम ही है, बराबर है ना। लेकिन वो एग्जाम्शन 1032 का तभी मिलेगा जब 115 BSE फॉलो ना किया जाए, बराबर। चलो देख लेते हैं। मिसिस ए हैज ट्रांसफर्ड हर फ्लैट टू हर माइनर सन ऑन 1 April 2024 आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अच्छा, मिसिस ए ने अपना फ्लैट अपने माइनर सन को ट्रांसफर किया है 1 April 2024 को। आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन मतलब विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर किया है। फ्लैट मतलब हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ है। द फ्लैट वॉज लेट आउट ऑन द सेम डेट एंड द रेंटल इनकम फॉर द फ्लैट इज 10,000 रुपीज पर मंथ। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ 1,20,000 की रेंटल इनकम अब किसके नाम पे आना चालू हो जाएगी, माइनर के नाम पे आना चालू हो जाएगी, बराबर है। तो जो भी रेंटल इनकम माइनर को मिलेगी, माइनर सन को मिलेगी, वो रेंटल इनकम माइनर सन को टैक्सेबल नहीं होने वाली है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी के लिए मिसिस ए को डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा एज पर सेक्शन 27, और मिसिस ए को डीम्ड ओनर मान के वो जो रेंटल इनकम आएगी वो टैक्सेबल हो जाएगी मिसिस ए को, बराबर है। अब कंप्यूट द इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर चिल्ड्रन टू बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए एंड मिसेस ए अंडर सेक्शन 64(1)(a, assuming that Mr. A's total income is higher than Mrs. A's total income before including the income of minor children, and both Mr. A and Mrs. A exercise the option of shifting out of default tax regime। ये इसलिए बोला जा रहा है कि 1032 का एग्जाम्शन ले लेना अगर माइनर की इनकम क्लब हो रही है तो, बराबर है ना। चलो तो अब देखो, ट्विन डॉटर्स है, बोल दिया है तुमको, पहले से बोल दिया है कि मिस्टर ए की इनकम कंपेयर टू मिसेस ए ज़्यादा है, तो जो भी माइनर्स की इनकम क्लब होगी वो मिस्टर ए की इनकम में जाके क्लब होने वाली है। तो पहले तो माइनर डॉटर जो है दोनों को 2,000 रुपया इनकम मिल रही है, 2,000 × 2 तो 4,000 रुपीज़ यहाँ पे दोनों माइनर का आके टैक्सेबल इनकम आएगा, उसमें से 1500 दोनों बच्चियों का क्या मिल जाएगा, एग्जाम्शन मिल जाएगा। तो देखा जाए तो 1,000 रुपया मिस्टर ए की टोटल इनकम में आके क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा दोनों डॉटर्स का, ठीक है। फिर माइनर सन का जो 1200 है, 1200 रुपया जो इनकम है वो क्लब होगा, लेकिन उसका 1032 में पूरा का पूरा अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो माइनर सन के लिए कुछ भी अमाउंट क्लब करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल जो क्लबिंग होगी वो कितने की क्लबिंग होगी, 1,000 रुपये की क्लबिंग होगी, बात खत्म। 1,000 रुपया आके मिस्टर ए की टोटल इनकम में इंक्लूड कर लो, ऐड कर लो। पहले 4,000 ऐड करो, फिर 3,000 माइनस कर लो, या फिर 1200 ऐड करके 1200 माइनस कर लो, तुम्हारा इफेक्ट तो सेम ही आने वाला है 1,000। अभी देखो नोट क्या बोला, एज पर सेक्शन 27(1) Mrs. A is the deemed owner of the house property transferred to her minor son. Natural love and affection do not constitute adequate consideration for this purpose. Accordingly, the income from house property of 84,000, that is 1,20,000 minus 30% standard deduction, बराबर है ना। पहले तो इनकम कैलकुलेट हो जाएगी माइनर सन के हाथ में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो आएगी 1,20,000 इंटू 30% माइनस करने, सॉरी 1,20,000 माइनस 30%, वो करने के बाद जो 84,000 की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रही है किसको, माइनर सन को, वो जाके माइनर सन के लिए नहीं, मिसिस ए को डीम्ड ओनर बना के उसको टैक्सेबल हो जाएगी, वुड बी टैक्सेबल directly in her hands as the deemed owner of the said property. Consequently, clubbing provisions under section 64(1)(a) would not be attracted in respect of income from house property, owing to which exemption under section 32 cannot be availed by her. बराबर है। अब देखो यहाँ पे है ना, दो ओपिनियंस आते हैं। तुम्हारी इंस्टीट्यूट यहाँ पे ये बोल रही है, मतलब ऐसे केस लॉज भी हुए हैं, और वो बहुत सारे केस लॉज ऐसे हुए कि जहाँ पे क्लबिंग होती है ना इनकम की, वहाँ पे 1032 का क्या मिलता है, एग्जम्पशन मिलता है। लेकिन अगर माइनर को तुमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी तो वो प्रॉपर्टी के लिए अगर तुम डीम्ड ओनर हो, बराबर, तो तुमको वो 1032 का जो एग्जम्पशन मिलता है ना वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे दो व्यूज है, बहुत सारे कोर्ट का ऐसा जजमेंट है कि वहां से भी तुमको 1032 का क्या मिलना चाहिए, एग्जम्पशन मिलना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो माइनर की इनकम आके तुमको टैक्सेबल हो रही है।
हाँ वो बात अलग है कि तुमको डीम्ड ओनर बना के क्या किया जा रहा है, टैक्स लगाया जा रहा है, बट अल्टीमेटली माइनर की इनकम है, तो अगर माइनर की दूसरी इनकम क्लब हो सकती है और उसमें से 1032 का एग्जेम्पशन मिल सकता है, तो इसमें से क्यों नहीं मिले, इसमें से भी मिलना चाहिए। ऐसा बहुत सारी कोर्ट्स का जजमेंट भी है। और एक जगह पे ऐसा भी है कि भाई तुम प्लेन वर्ड्स जो है लॉ के वो पढ़ो। क्या प्लेन वर्ड्स है कि भाई अगर तुमको बोला 64 वाली जो माइनर की इनकम है जो क्लब हो रही है, बस उसी में से 1032 का एग्जेम्पशन मिलने वाला है, तो बस उसी में से क्लेम करो। अगर तुम प्रॉपर्टी के लिए डीम्ड ओनर बनाए गए हो, माइनर को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी उसके लिए अगर तुम डीम्ड ओनर बनाए गए हो, तो उस प्रॉपर्टी की इनकम के लिए तुमको 1032 का एग्जेम्पशन बोला है क्या, नहीं बोला है। लॉ एकदम साइलेंट है उसके बारे में, और लॉ का हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन नहीं करने का, जो भी बोला है बस उतना ही फॉलो करो। तो अगर 27 में तुमको डीम्ड ओनर बनाया गया तो तुम 1032 का एग्जेम्पशन मत लो, ऐसा यहां पे आईसीआई अपनी बोल रही है। समझ में आ रहा है? तो भाई हमको है ना, हमको वो पता होते हुए भी कि कोर्ट का जजमेंट्स है बहुत सारा, ठीक है, जिसका सहारा लेके इस इनकम में से हमको 1032 का एग्जेम्पशन मिल सकता है, लेकिन फिर भी हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारी आईसीआई ना बोल रही है। देख लो, ठीक है। और मैंने तुमको बताया भी था पहले कि अगर तुम्हारी इनकम 64 में क्लब हो रही है माइनर की इनकम, या फिर माइनर की इनकम के लिए 27 अप्लाई किया जा रहा है और डीम्ड ओनर बनाया जा रहा है, तो भी तुमको 1032 का एग्जेम्पशन तो मिलता ही है एज पर मेनी कोर्ट जजमेंट्स, ठीक है ना। लेकिन देखो यहां पे बोल दिया है कि मत लेना तो मत लेना, ठीक है। लेना थोड़ा, यहां पे एग्जामेशन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए, थोड़ा एग्जाम में मार्क्स बाक्स डिडक्ट होने का चांसेस है, ठीक है, तो वो नहीं लेने का। क्लियर? आगे बढ़े। ये था तुम्हारा इलस्ट्रेशन नंबर 7। अभी आते हैं 8 नंबर। 8 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट मतलब अच्छा, ऐसा कोई तोप जैसा क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन ही है, लेकिन थोड़ा सा ये क्वेश्चन तुमको अलग से पूछा जा सकता है एग्जाम में 4 मार्क के लिए, या मैक्सिमम एमसीक्यू वगैरह में केस स्टडी बना के छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा अगर क्लबिंग पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बना, तो इस तरीके का आ सकता है, ठीक है। देखो, कंप्यूट द जीटीआई ऑफ मिस्टर ए एंड मिसेस ए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बोला। Assuming both exercises the option of shifting out of default tax regime, मतलब दोनों 115 BSE फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 115 BSE। अभी देखो, सैलरी इनकम मिसिस ए ने कमाई, वो तो मिसिस ए की इनकम है, मिसिस ए को टैक्सेबल हो जाएगी। फिर प्रोफेशन की जो इनकम मिस्टर ए ने कमाई है, मिस्टर ए को टैक्सेबल हो जाएगी। तो फिलहाल देख के दोनों में से किसकी इनकम ज्यादा लग रही है? मिस्टर ए की इनकम अपने को ज्यादा लग रही है। तो अगर किसी माइनर की इनकम आ भी रही है, तो माइनर की इनकम ये देख के किसके हाथों में टैक्सेबल होनी चाहिए, किसको क्लब होनी चाहिए? मिस्टर ए को क्लब हो जानी चाहिए, बराबर है। क्योंकि माइनर की इनकम को क्लब करने के पहले दोनों पेरेंट्स की टोटल इनकम दी गई है, तो दोनों में से किसकी इनकम ज्यादा है? मिस्टर ए की। तो मिस्टर ए में आके माइनर की इनकम को क्लब करना पड़ेगा, बराबर है। देखो, माइनर सन बी है, उसकी कंपनी डिपॉजिट से इनकम हो रही है, तो क्या इसकी क्लबिंग होगी कि नहीं होगी? हाँ ना में जवाब दे दो फटाफट से। यस सर, इसकी क्लबिंग हो जाएगी। 64 सबसेक्शन 1A में इसकी क्लबिंग हो जाएगी। फिर अगर इसकी क्लबिंग हो जाएगी तो इधर से 1032 का एग्जेम्पशन भी मिल जाएगा, क्योंकि दोनों पेरेंट्स 115 BSE फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब माइनर डॉटर सी है, उसके स्पेशल टैलेंट से इनकम आ रही है, वाह भाई वाह। तो क्या ये इनकम का क्लबिंग होगा? नहीं, 64 1A में ये इनकम का कोई क्लबिंग नहीं होने वाला है। पूरा 32,000 रुपया माइनर डॉटर का इनकम है, उसी के टोटल इनकम में दिखाया जाएगा। दोनों में से किसी भी पेरेंट्स को ये क्लब नहीं किया जाएगा, बराबर है। आगे बढ़ते। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक रिसीव्ड बाय सी ऑन डिपॉजिट मेड आउट ऑफ आवर स्पेशल टैलेंट। वो देखो, 32,000 रुपए की इनकम जो आ रही थी ना, वो क्लब नहीं होगी। लेकिन अगर उस 32,000 को बैंक में डिपॉजिट किया जाए और उस पर इंटरेस्ट आए, तो भाई ये इंटरेस्ट माइनर अपने टैलेंट से नहीं कमा रही है। समझ में आ रहा है? तो इसका चुपचाप से जाके क्या कर लेने का है? क्लबिंग कर लेने का है। इसका 64 1A में क्लबिंग हो जाएगा, और इसमें से भी तुमको 1032 का क्या मिल जाएगा? एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बराबर है। फिर आगे देखो, गिफ्ट रिसीव्ड बाय सी। सी मतलब जो माइनर डॉटर है, उसको गिफ्ट मिला है इसी साल फ्रॉम फ्रेंड ऑफ मिसिस ए। अच्छा एक मिनट, मिसिस ए मतलब मम्मी, जो माइनर है उसकी मम्मी है, मम्मी की जो फ्रेंड है वो माइनर को क्या दे रही है? गिफ्ट दे रही है। पहली बात तो मम्मी की फ्रेंड इस माइनर के लिए, इस इंडिविजुअल के लिए रिलेटिव नहीं है, तो पहली बात तो नॉट अ रिलेटिव। और अगर नॉन रिलेटिव से गिफ्ट आती है तो वो गिफ्ट IFOS बन के टैक्सेबल होती है, प्रोवाइडेड उसका अमाउंट 50,000 से ज्यादा हो। क्या यहां पे अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा है कि खाली 2,500 है? तो पहली बात तो ये गिफ्ट ही टैक्सेबल नहीं है। क्या बोला? ये गिफ्ट ही टैक्सेबल नहीं है, बराबर। तो इसका क्लबिंग वबिंग का कोई बात ही नहीं होगा,
लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे 52,500 होता तो पूरा का पूरा अमाउंट ऑफ गिफ्ट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम नॉन रिलेटिव, और बाद में टैक्सेबल भी होगा और उसका जाके क्लबिंग भी हो जाएगा, क्योंकि ये माइनर के बाद में टैक्सेबल इनकम हो गई है, फिर उसका क्या करना पड़ेगा, क्लबिंग। किसके हाथों में, मिसिज ए में नहीं करने का है, मिस्टर ए में ही जाके क्लबिंग करना है, क्योंकि जिस पेरेंट की टोटल इनकम ज्यादा होगी उसी पेरेंट की टोटल इनकम में माइनर्स की सारी इनकम का क्या होता है, क्लबिंग होता है। अब भले ही मम्मी की फ्रेंड ने दी हो तो जाके मम्मी में क्लब नहीं कर देने का, फादर की इनकम ज्यादा थी तो फादर में ही जाके क्लबिंग की जाएगी, बराबर है। तो अब बताओ मिस्टर ए की जो इनकम आएगी वो कितनी आएगी, 3,90,000 लोगे, जल्दी बोलो, 3,90,000 मिस्टर ए की इनकम ले लोगे। उस 3,90,000 में मिस्टर ए क्या करेगा, 15,000 रुपया अपने माइनर सन बी की इनकम है वो क्लब करेगा। लेकिन 15,000 क्लब करते हुए उसको याद आएगा कि भाई इसके लिए मेरे को 1032 का एग्जामेशन लेना है, कितना, 1,500 रुपया। तो 1,500 रुपया एग्जामेशन ले लिया तो कितना आ जाएगा, 13,500। तो ये माइनर सन ए की इनकम उसको क्लब होके टैक्सेबल होगी। फिर माइनर डॉटर सी की जो इनकम है ना वो 32,000 रुपया है, वो क्लब नहीं होने वाली है, लेकिन हाँ 3,000 रुपये की जो माइनर डॉटर की इनकम है वो क्लब हो जाएगी। लेकिन उसमें से भी बाद में 1,500 का क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन, मतलब ये 1,500 रुपया भी टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, वो 2,500 अगर 50,000 से ज्यादा होता तो भाई उसका भी क्लबिंग करते, लेकिन उसमें अलग से फिर 1,500 का एग्जेम्पशन नहीं देते, क्योंकि सी के लिए एक इनकम में से तुमने 1,500 ले लिया है, अब ये दूसरा इनकम पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन यहां पे अमाउंट जो है वो 50,000 से ज्यादा नहीं था, इसके लिए कोई क्लबिंग वॉबिंग करने की जरूरत नहीं है। बताओ टोटल कितना आ जाएगा, 3,90,000 प्लस 13,500 और प्लस 1,500, टोटल आ जाएगा 4,05,000। तो मिस्टर ए की जो ग्रॉस टोटल इनकम आएगी वो 4,05,000 रुपया आएगी, बराबर है। और मिसिज ए की जो ग्रॉस टोटल इनकम आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2,30,000 रुपया, मिसिज ए की इनकम। और अगर तुमको बोलते कि माइनर की भी इनकम निकाल के दो, तो माइनर सन जो बी था ना, माइनर सन बी है ना, उसकी इनकम आएगी नील, और माइनर डॉटर सी है ना उसकी इनकम आ जाएगी 32,000 रुपया, अगर माइनर्स की भी इनकम निकालने को बोलते तो। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ जाऊं तो चलो देख लो, यहाँ पे माइनर ये आ गए मिस्टर ए का इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, बात खत्म। मिसिस ए का बोला भी नहीं है, बोला है लेकिन मिसिस ए का कैलकुलेट करेंगे नहीं, क्योंकि वो जितना था उतना ही उसका टोटल इनकम आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। 8 नंबर डन। नेक्स्ट वन पे आओ, 9 नंबर। एकदम इजी क्वेश्चन है बेटा ये सारे। चलो, ये आया मिस्टर वासुदेवन गिफ्टेड अ सम ऑफ ₹6 लाख टू हिज ब्रदर्स वाइफ। अच्छा, क्रॉस ट्रांसफर याद आता है, मिस्टर एक्स ने मिसिस वाई को गिफ्ट कर दिया, मिस्टर वाई ने मिसिस एक्स को गिफ्ट कर दिया। हाँ, बस यही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिस्टर वासुदेवन ने 6 लाख रुपया उसकी ब्रदर्स वाइफ को 14 जून 2024 को गिफ्ट किया, और 12 जुलाई 2024 को उसके भाई ने 5 लाख का सम वसुदेवन की वाइफ को गिफ्ट कर दिया। तो वसुदेवन अपने भाई की बीवी को 6 लाख रुपए का गिफ्ट करता है, और बदले में उसका भाई वसुदेवन की बीवी को 5 लाख रुपए का गिफ्ट कर देता है, बराबर है। तो कॉमन अमाउंट कितना हुआ गिफ्ट का, 5 लाख रुपया। कॉमन अमाउंट गिफ्ट का कितना हुआ, 5 लाख रुपया, बराबर है ना। फिर बोलता है द गिफ्टेड अमाउंट्स वर इन्वेस्टेड एज फिक्स्ड डिपॉजिट इन बैंक बाय मिसेस वसुदेवन एंड वाइफ ऑफ वसुदेवन ब्रदर ऑन 1 अगस्त 2024 एट 9%। देखो, एक ने जून में दिया है, दूसरे ने जुलाई में दिया है गिफ्ट, लेकिन दोनों की वाइफ ने जो एफडी में इन्वेस्ट किया है 9% रेट पे, वो जून में भी नहीं किया, जुलाई में भी नहीं किया, अगस्त में किया है। तो पहले मैं बताऊंगा कि जो मिसिस वाई है, मिसिस वाई, उसको कितने का गिफ्ट मिला है, बोलो। 5 लाख रुपए का गिफ्ट मिला ना, 5 लाख रुपया। 5 लाख पे कितना इंटरेस्ट आएगा, 9% आएगा, लेकिन वो तो पूरे साल का आ जाएगा। अपने को अगस्त से लेकर मार्च तक का निकालना है, क्योंकि एफडी अगस्त में रखी गई है, समझे। तो अगस्त से मार्च मतलब कितना महीना हो गया, 4 महीना छोड़ दो, जुलाई तक का 4 महीना, तो 8 महीना हुआ। तो 8 महीने का कितना इंटरेस्ट आएगा, 5 लाख इंटू 9% इंटू 8 डिवाइड बाय 12, तो आ जाएगा 30,000 रुपया इंटरेस्ट। इंटू 8/12 करोगे तो मिसिस वसुदेवन को, वी फॉर वसुदेवन, ठीक है, तो 30,000 रुपये का इंटरेस्ट आ जाएगा। अच्छा सुनो, इसके बदले में वसुदेवन ने उसके भाई की बीवी को, तो ऐसा बोल सकता हूं मिसिस भाई, मिसिस भाई मतलब भाई की वाइफ ठीक है, मिसिस भाई को कितना दिया, 6 लाख रुपया दिया था ना मिस्टर वसुदेवन ने। 6 लाख पे 9% उसको भी मिलेगा 8 महीने के लिए, 8/12, तो 6 लाख
इंटू 9% इंटू 8 डिवाइड बाय 12, 36,000 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, बराबर है। अब सोचो, एक की वाइफ को 30,000 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरी की वाइफ को 36,000 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है। एक की वाइफ को 5 लाख पे मिल रहा है 30,000, दूसरे की वाइफ को 6 लाख पे 36,000 मिल रहा है। तो क्या क्लबिंग के कोई प्रोविजंस हैं ऐसी सिचुएशन को कवर करने के लिए? नहीं है। ऐसी सिचुएशन को कवर करने के लिए कोई भी क्लबिंग प्रोविजन नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक अगर कोई ट्रांसफर्स इस तरीके से किए जाते हैं कि वो ट्रांसफर एक दूसरे के लिए क्या है, कंसिडरेशन है, कि मतलब मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, बदले में तू ट्रांसफर कर दे, तू ट्रांसफर कर रहा है, बदले में मैं ट्रांसफर कर देता हूं, बराबर है ना। तो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है ऐसा बोल के अगर मल्टीपल ट्रांसफर्स किए जा रहे हैं, वो सारे ट्रांसफर्स एक ही ट्रांजैक्शन का हिस्सा है, ताकि क्या हो जाए, क्लबिंग के प्रोविजंस अवॉइड हो जाए। तो ऐसे ट्रांसफर्स को क्रॉस ट्रांसफर्स या इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स बुलाया जाएगा। और ऐसे ट्रांसफर्स के लिए भले ही कोई स्पेसिफिक क्लबिंग के प्रोविजन नहीं होंगे, फिर भी यहां पे क्लबिंग तो किया ही जाएगा। यानी कि मिसेस वसुदेवन को जो भी इनकम आ रही है वो मिस्टर वसुदेवन को क्लब होगी, और उसके भाई की वाइफ को जो इनकम आ रही है वो उसके भाई को क्लब हो जाएगी, बराबर है ना। लेकिन याद रहे, कॉमन अमाउंट जो ट्रांसफर किया गया है, कॉमन अमाउंट ऑफ जो असेट है, उससे रिलेटेड जो इनकम होगी, बस उसी इनकम का क्या करना है, क्लबिंग करना है। तो कॉमन अमाउंट क्या है, एक ने 6 लाख दिया, दूसरे ने 5 लाख दिया, तो दोनों में से कॉमन कितना निकला, 5 लाख। तो उस 5 लाख से रिलेटेड जितनी भी इनकम आएगी बस उसी की क्लबिंग होगी, बराबर है ना। तो अब सोचो कि मिसेस वसुदेवन को 5 लाख पे कितना मिल रहा है, 30,000, तो ये जाके क्लबिंग हो जाएगा मिस्टर वसुदेवन को। और उसके भाई की बीवी को कितना इनकम मिल रहा है, 36,000 मिल रहा है ना भाई साहब। तो पूरा 36,000 क्लब नहीं होगा, उसमें से खाली 30,000 ही क्लब होगा जो 5 लाख पे इनकम बनती है। तो बाकी का जो 6,000 रुपया रहेगा वो उसके भाई की जो वाइफ है ना, जिसको ये 36,000 रुपये का इंटरेस्ट आ रहा है, उस भाई की वाइफ को बाकी का 6,000 रुपया क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। बाकी 30,000 रुपया जो है वो वसुदेवन के भाई को जाके क्लब हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ये था तुम्हारा क्रॉस ट्रांसफर, इलस्ट्रेशन नंबर 9। इसका आंसर घर पे पढ़ने का बैठ के मस्त एकदम, ठीक है, कि पढ़ लूँ मैं इधर, पढ़ोगे तुम लोग? आज के आज पढ़ के खत्म कर लेना भाई, बाकी आगे मत रखना। आगे तुम्हारे पास टाइम नहीं है उतना कि इसको पढ़ने के लिए बैठोगे बाद में, है ना, सीधा एग्जाम के बाद का टाइम आएगा फिर। तो आज के आज पढ़ के खत्म कर लेना। और इसमें अगर तुमको लैंग्वेज में किधर भी कोई डिफिकल्टी आता है, मेरे से अगले लेक्चर में पूछ लो, ठीक है। जो भी बोला है वही तुमको दिखेगा। एक मिनट में तुमको देखो, केशव जी मोरारजी का केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, वो यहाँ पे लिखा है। सुबह ही बोला था कि केशव जी मोरारजी का केस है, ठीक है। और टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ रुपीज़ क्रॉस ट्रांसफर, जो क्रॉस ट्रांसफर में अमाउंट इन्वॉल्व है ना, उससे रिलेटेड इनकम क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी, ठीक है। देखो, इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड बाय स्पाउस ऑन द फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ 5 lakhs अलोन वुड बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ वसुदेवन्स ब्रदर एंड नॉट द इंटरेस्ट इनकम ऑन द एंटायर फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ ₹6 lakhs सिंस द क्रॉस ट्रांसफर इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 5 lakhs। बस ये तुमको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वाला अब तुम्हारा आ रहा है क्वेश्चन। अरे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, अब आ जाते हैं हम लोग टेस्ट योर नॉलेज पे। देखो, तुम्हारा नॉलेज टेस्ट किया जाएगा। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भी। मिस्टर शर्मा हैज़ 4 माइनर चिल्ड्रन। कुछ काम धंधा नहीं है मिस्टर शर्मा को, 4 माइनर चिल्ड्रन है, दो बच्चियां हैं और 2 बच्चे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। द एनुअल इनकम ऑफ 2 daughters were 9,000 and 4,500 and sons 6,200 and 4,300 respectively. The daughter who has income of 4,500 was suffering from disability specified under section 8U। तो पहली बात तो ये 4,500 का क्लबिंग होने ही नहीं वाला है, क्योंकि ये उस डॉटर को मिल रहा है जो डॉटर हैंडीकैप है, बराबर है ना। तो हैंडीकैप डॉटर को मिलने वाली इनकम की कोई क्लबिंग नहीं होगी। फिर कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनकम अर्न्ड बाय माइनर चिल्ड्रन टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर शर्मा अज्यूमिंग ही हैज एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट। चुपचाप से 9,000 का क्लबिंग हो जाएगा। पहली डॉटर की इनकम का क्लबिंग हो जाएगा 64(1)(a) में, हाँ या ना। और उसमें से 1,500 रुपया क्या हो जाएगा, एग्जेम्पशन हो जाएगा 1032 में। तो टोटल इनकम कितनी टैक्सेबल हो जाएगी, 7,500 रुपया क्लब हो जाएगी। किसको, मिस्टर शर्मा को, बराबर है। चलो, पहला जो लड़का है उसको 6,200 मिल रहा है, ये भी क्या हो जाएगा 64(1)(a) में क्लबिंग हो जाएगा इसका भी, है ना। और इसमें से भी 1,500 रुपये का क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन।
तो 6200 में से 1500 माइनस कर दो, 6200 माइनस 1500 विल गिव यू 4700। 4700 पहले लड़के की इनकम आके क्लब होगी और टैक्सेबल होगी, बराबर है ना। फिर 4300 दूसरे लड़के का मिल रहा है, तो वो भी 64 1A में आके क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा, ठीक है। और उसमें से भी 1500 रुपया क्या हो जाएगा, एग्जामिशन मिल जाएगा। जितने भी बच्चे हैं भाई, जिनकी जिनकी इनकम तुमको आके क्लब हो रही है, हर एक बच्चे की जो इनकम है उसके लिए तुमको 1500 का एग्जामिशन मिलेगा, क्योंकि तुम शिफ्ट आउट हो रहे हो, बराबर है। तो यहाँ पे 4300 में से 1500 अगर तुम माइनस करोगे तो तुमको 2800 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। एंड आखिरी जो है वो 1500 रुपया कितना था, 9000 में से 1500 7.5, हाँ। और वो जो 4500 है उसका तो क्लबिंग होने ही नहीं वाला है, याद रहेगा। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। इसका आंसर देखोगे यही तुमको आंसर मिलेगा, खाली एक बार रीड मार लेना, दैट्स इट। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखो ध्यान से। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस अकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए हैड अ फिक्स डिपॉजिट ऑफ ₹5 लाख इन बैंक ऑफ इंडिया। उसके पास एक बैंक ऑफ इंडिया में 5 लाख रुपए की एफडी पड़ी हुई है। He instructed the bank to credit the interest on the deposit at 9% per annum from 1st April 24 to 31st March 2025 to the savings bank account of Mr. B, son of his brother, to help him in his education। मतलब चुपचाप से इसने क्या किया पता है, बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि मेरा जो एफडी है ना, एफडी का ये पूरे साल का जो भी इंटरेस्ट है जो 9% पे आने वाला है, बराबर है, वो सारा का सारा इंटरेस्ट है ना, जो मेरे खाते में अब तक क्रेडिट होता था, अब से मेरे खाते में क्रेडिट ना किया जाए। ये पूरे साल का इंटरेस्ट मेरा जो भाई है उसका जो लड़का है, बराबर है ना, उसके हाथों में जाके क्या कर दिया जाए, मतलब उसके खाते में जमा करवा दिया जाए। ये मेरी तरफ से उसको मैं एजुकेशन के लिए हेल्प करना चाहता हूं। सुनो ना, एफडी ट्रांसफर किए बिना एफडी का इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया है, अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे नहीं किया है, अपने भाई के बच्चे के नाम पे किया है। तो एनी पर्सन ट्रांसफरिंग इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग द असेट फ्रॉम विच द इनकम इज कमिंग, यस और नो, टू एनी पर्सन, याद करो वो इनकम जो किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर दी गई है उसका भी आके क्या हो जाएगा, क्लबिंग। तो यहां पे तुम्हारा सेक्शन 60 लगने वाला है। कौन सा लगेगा, सेक्शन 60, कि मिस्टर ए ने अपने एफडी का जितना भी इंटरेस्ट अपने भाई के बच्चे के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया, बराबर है। अब सर तुमको थोड़ा इमोशनल कर रहे हैं क्या, कि वो भाई के बच्चे के एजुकेशन को हेल्प करने के लिए ऐसा वो किया है, समझा। और तुम इमोशनल फूल बने ना उधर, तो मैं तुमको उधर फूल बनाएगा एग्जाम में आके, ठीक है। तो क्या किसी भी रीजन की वजह से हो भाई, क्या तुमने एफडी ट्रांसफर किया, नहीं किया ना, बिना एफडी को ट्रांसफर किया, अगर एफडी का इंटरेस्ट तुमने ट्रांसफर कर दिया तुम्हारे भाई के बेटे के नाम पे, तो चल तुम्हारा बेटा नहीं था तो 64 1A में क्लबिंग नहीं हो पाएगा, लेकिन सेक्शन 60 विल टेक केयर ऑफ यू। तो यहां पे क्या मिस्टर ए को सेक्शन 60 लगेगा कि नहीं लगेगा, जोर से लगेगा यार, बहुत जोर से लगेगा। बोलने का मिस्टर ए तेरे को सेक्शन 60 लग जाएगा। और सेक्शन 60 की वजह से ये जो पूरे के पूरे साल का इंटरेस्ट आ रहा था, कितना आ रहा था, 5 लाख रुपए पे 9% फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025, कितना आएगा 5 लाख का 9%, 45,000। ये पूरा 45,000 आके मिस्टर ए को क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा मिस्टर ए के हाथों में, बराबर है। बढ़ जाओ आगे, चलो अब दूसरी इनकम। मिस्टर ए होल्ड 75% प्रॉफिट शेयर इन अ पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म मतलब एक कंसर्न है, उस कंसर्न में इसका 75% मतलब 20% या उससे ज्यादा प्रॉफिट शेयरिंग है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट वाली फॉर्म है भाई। फिर मिसिस ए receives a commission of 25,000 from the firm for promoting the sales of the firm. Mrs. A possesses no technical or professional qualification. लो, तो तुमको कुछ याद आता है, एक सेक्शन बताया था, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, जो बोलता है कि अगर ऐसी कंसर्न से जहाँ पे इंडिविजुअल का क्या है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, उस इंडिविजुअल के स्पाउस को कुछ रेम्यूनरेशन मिले, सैलरी मिले, बोनस मिले, कमीशन मिले, कुछ भी मिले, बिना किसी प्रोफेशनल या टेक्निकल स्किल्स क्वालिफिकेशन एजुकेशन के, बिना किसी प्रोफेशनल या टेक्निकल स्किल्स क्वालिफिकेशन वगैरह के, बराबर, तो वो जितना भी अमाउंट स्पाउस को दिया जा रहा है एज अ रेम्यूनरेशन, एज अ सैलरी, एज अ बोनस, एज अ कमीशन, वो आके इस इंडिविजुअल के हाथों में क्या कर दिया जाएगा, क्लब कर दिया जाएगा। तो क्या मिसिस ए को मिलने वाला ये 25,000 रुपये का कमीशन, उस पर ये वाला सेक्शन लगाओगे जो दिख रहा है वो, बोलो, और ये सेक्शन लगा के इसका भी क्या कर दोगे, क्लबिंग कर दोगे, बराबर है। तो ये कितनी इनकम आ रही है भाई, 25,000 रुपया। ये पूरा का पूरा 25,000 रुपया
मिस्टर ए को आके क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। मिस्टर ए को ये पूरा 25,000 रुपये आके क्लब हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मिस्टर ए गिफ्टेड अ फ्लैट टू मिसेस ए, मतलब अपने स्पाउस को एक फ्लैट गिफ्ट कर दिया। तो चुपचाप से ना इधर क्लबिंग के बारे में बात भी नहीं करने का, बोलने का सेक्शन 27 लगेगा यहाँ पे। कौन सा सेक्शन? 27। क्योंकि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है वो कोई भी असेट नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, वो क्या है, हाउस प्रॉपर्टी है। और हाउस प्रॉपर्टी अगर तुम विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन तुम्हारे स्पाउस को ट्रांसफर करते हो तो उस हाउस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आती है वो इनकम आके तुमको टैक्सेबल की जाएगी, तुमको डीम्ड ओनर बना के। सेक्शन नंबर 27। तो इस प्रॉपर्टी की कितनी इनकम है? 52,000। वो पूरा का पूरा 52,000 आके क्या कर दिया जाएगा, मिस्टर ए को ही टैक्सेबल कर दिया जाएगा, उसको डीम्ड ओनर बना के। बराबर है। फिर मिस्टर ए गिफ्टेड 2 लाख टू हिज माइनर सन। अच्छा, माइनर सन को गिफ्ट किया तो माइनर सन के लिए तो ये गिफ्ट बोल के टैक्सेबल नहीं होने वाला है, क्योंकि पापा से आ रहा है, लीनियल असेंडेंट से आ रहा है, रिलेटिव से। तो मिस्टर ए ने जो भी माइनर सन को गिफ्ट किया वो माइनर सन के लिए गिफ्ट बोल के टैक्सेबल नहीं होगा। बराबर है ना। और देखो अमाउंट कितना, 2 लाख रुपए का किया। अब यही अमाउंट किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया एंड उस बिजनेस से 20,000 रुपया क्या किया जा रहा है, माइनर के नाम पे कमाया जा रहा है। तो पहले मैंने माइनर के नाम पे 2 लाख रुपया किया और बाद में माइनर के ही नाम पे वो 2 लाख रुपया किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करवा दिया, जिससे अब वो 2 लाख रुपए पे बिजनेस से क्या आ रहा है, इनकम आ रहा है माइनर के नाम पे। क्या ये माइनर की इनकम हुई? हाँ। क्या ये इनकम माइनर ने अपने स्किल्स टैलेंट वगैरह से कमाई? नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोलो। यहाँ पे 64(1)(a) की क्लबिंग हो जाएगी, है ना। और 64(1)(a) की क्लबिंग होगी तो ये जितनी भी इनकम आ रही है 20,000, ये जाके क्लब कर दी जाएगी। अच्छा, अब थोड़े सावधान हो जाना। ये इनकम क्लब है ना, किस में होगी, माइनर की इनकम क्लब आगे मिस्टर ए में हो जाएगी। है कि नहीं? है कि नहीं? नहीं, उस पेरेंट के हाथों में क्लब होगी जिस पेरेंट की इनकम ये 64(1)(a) का क्लबिंग लगाने के पहले। अच्छा, बाकी सारी क्लबिंग्स हो रही होगी तो वो कर लेना पड़ेगा। हाँ, तो 64(1)(a) का क्लबिंग लगाने के पहले जिस किसी भी पेरेंट की इनकम ज्यादा होगी उस पेरेंट की इनकम में जाके ये इनकम क्लब होगी, लेकिन क्लब तो होगी 64(1)(a) में। बराबर है। और इसमें से बाद में क्या मिल जाएगा, 1500 का एग्जम्पशन भी मिल जाएगा अगर 115 बीएससी फॉलो नहीं हुआ है तो। लेकिन अगर 115 बीएससी फॉलो हुआ होगा तो यहां से 1500 रुपया माइनस नहीं होगा। बराबर है। चलो, अब मिस्टर ए के माइनर सन ने 20,000 रुपया और एक कमाया है उस बिजनेस से जिस बिजनेस में मिस्टर ए के माइनर सन का खुद का स्पेशल स्किल्स टैलेंट वगैरह लगता है। तो ये बिजनेस इनकम तो वो अपने टैलेंट से कमा रहा है भाई। तो ये उसके स्पेशल स्किल टैलेंट से कमाई हुई इनकम है, इसका कोनो क्लबिंग ना हो पाई। 64(1)(a) में ये इनकम क्लब नहीं होगी, ये इनकम तो जाके सीधी की सीधी उसके माइनर की इनकम है, उसी को टैक्सेबल होने वाली है। अब बोलता है ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर ए गॉट अ मंथली पेंशन ऑफ 10,000। अच्छा, तो देखो ना, मिस्टर ए को मंथली पेंशन कितना मिल रहा है, 10,000 रुपया। तो मिस्टर ए को जो मंथली पेंशन मिल रहा है, क्या वो मिस्टर ए के लिए सैलरी इनकम है? हाँ। तो एक काम करेंगे, 10,000 रुपया पर मंथ इंटू 12 महीने के लिए उसको वो पेंशन मिला होगा, तो वो पेंशन जाके उसको सीधा 1,20,000 सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। तो 1,20,000 उसकी सैलरी इनकम तो ऑलरेडी दी हुई है। फिर ही हैड नो अदर इनकम। अच्छा, तो उसकी दूसरी कोई इनकम ही नहीं है, बस एक यही इनकम है मिस्टर ए की। तो सुनो एक मिनट, मिस्टर ए अगर इस इनकम को जाके कहां दिखाएगा, सैलरी हेड में दिखाएगा, तो तुमको नहीं लगता इसमें से उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा? हाँ। तो जिसके लिए देखा शिफ्टिंग आउट हो रहा है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से दोनों, तो अब स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 50,000 का ही मिलेगा। अरे समझ में आ रहा है। तो यहां से हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना ले लेंगे, 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेंगे। अब जैसे ही 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया, 70,000 रुपीज उसकी टैक्सेबल इनकम आ गई मिस्टर ए की। अब तुमको नहीं लगता यार कि मिस्टर ए ने दूसरी भी इनकम्स कमाई, मतलब मिस्टर ए को दूसरी भी इनकम्स आके टैक्सेबल हो रही है, क्लबिंग के प्रोविजन लगा के मिस्टर ए को दूसरी भी इनकम्स क्या हो रही है, टैक्सेबल हो रही है। तो वो इनकम्स को भी लाके तो मिस्टर ए को टैक्सेबल करना पड़ेगा ना। तो एज पर सेक्शन 60 कितनी इनकम टैक्सेबल हो रही है, 45,000। तो वो 45,000 जाके इसमें ऐड हो जाएगा। फिर एज पर सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2 कितनी इनकम क्लब हो रही है, 25,000। तो वो भी जाके मिस्टर ए को टैक्सेबल हो जाएगा 25,000। और एज पर सेक्शन 27 उसको डीम्ड ओनर बनाया गया है और प्रॉपर्टी की इनकम 52,000 भी उसको टैक्सेबल हो रही है। समझ में आ रहा है। तो वो भी जाके ऐड करनी पड़ेगी। तो तुम अगर देखोगे तो मिस्टर ए को जो टोटल इनकम आएगी वो कितनी आएगी, 70,000 प्लस 45,000 प्लस 25,000 प्लस 52,000 विल बी
1,92,000 जो मिस्टर ए की टोटल इनकम है बिफोर अप्लाइंग द 64(1) के क्लबिंग प्रोविजन। अभी तक 64(1) है, मतलब माइनर की इनकम को क्लब नहीं किया गया। माइनर की इनकम को क्लब किए बिना इसकी टोटल इनकम कितनी है, जल्दी बोलो। 1,92,000। अब देखो मिसिस ए जो है उसको 20,000 रुपए की सैलरी मिल रही है फ्रॉम अ पार्ट टाइम जॉब। मिसिस ए को 20,000 रुपए की सैलरी मिल रही है। वाह 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 मिसिस ए वाह, 20,000 रुपया आप कमा रहे हो पार्ट टाइम जॉब करके। तो 12 महीने के लिए आपको कितना होगा, 2,40,000, जिसमें से आपको भी 50,000 का ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा क्योंकि आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम फॉलो नहीं कर। अच्छा ये क्वेश्चन में ना सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी क्या बनाएंगे पता है, मिस्टर ए डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में कवर नहीं हो रहा है, सॉरी वहां पे कवर हो रहा है ऐसा बोल देंगे तो 75,000, और ऐसा बोल देंगे कि मिसिस ए जो है वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में फॉलो, वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम फॉलो नहीं कर रही है। तो इधर 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, ऊपर 75 का मिलेगा। अगर ऊपर 75 का मिल रहा होता तो मिस्टर ए की टोटल इनकम कम आ जाती, तो फिर जाके माइनर की इनकम मिसिस ए को क्लब, मतलब इस क्वेश्चन में एक ऐसा ट्विस्ट डाल सकते हैं वो लोग। लेकिन फिलहाल के लिए वो लोग ने बोला है कि दोनों डिफॉल्ट टैक्स रेजिम फॉलो कर रहे हैं, तो दोनों को 50,000 का क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, बराबर है ना, उनकी सैलरी इनकम में से। तो 50,000 रुपया, तो यहां पे मिसिस ए की इनकम देख लो 1,90,000 आ गई। तुमको नहीं लग रहा यार मिसिस ए की इनकम खाली 2,000 रुपया ही कम हुई? अगर मिसिस ए की इनकम थोड़ी सी और ज्यादा होती ना तो वो जो माइनर की इनकम है उसका क्लबिंग मिसिस ए में होता, मिस्टर ए में ना होता। अभी अगर देखा जाए तो दोनों में से किसकी इनकम ज्यादा है, मिस्टर ए की इनकम ज्यादा है। तो ये जो 64(1) है इसका क्लबिंग इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर ए होगा। 64(1) में इसका क्लबिंग मिस्टर ए को होने वाला है। और मिस्टर ए को अगर ये इनकम क्लब कर दी जाए तो याद रखना मिस्टर ए 115 BSc फॉलो नहीं कर रहा है, तो मिस्टर ए को इसमें से 1,500 का क्या मिल जाएगा, एग्जम्पशन भी मिल जाएगा। तो 20,000 माइनस 1,500 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18,500 आएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस 192,000 में प्लस 18,500 और हो जाएगा। तो अब मिस्टर ए की जो टोटल इनकम आएगी वो कितनी आ जाएगी, जल्दी बोलो। 18,500 ऐड करो तो 2,10,500, क्या बोला, 2,10,500 ये मिस्टर ए की ग्रॉस टोटल इनकम आएगी जो उसको इस बार टैक्सेबल होने वाली है। और मिसेज ए की कितनी इनकम उसको टैक्सेबल होने वाली है, खाली 1,90,000। तुमको समझ में आया? चेक कर लेंगे फाइनल आंसर, एक बार फाइनल आंसर चेक कर लो बाबा, किधर गया किधर गया। हाँ 1,90,000 देखो, 2,10,500 और 1,90,000 आया क्या। अब एक ही इनकम ऐसी है जो माइनर को क्या हो रही है, टैक्सेबल, जो उसको खुद के बिजनेस से स्पेशल टैलेंट लगा के मिल रही है, कितनी, 20,000। तो माइनर की वही इनकम उसको टैक्सेबल कर दी जाएगी। तुम ठीक इसी तरीके से प्रेजेंटेशन करना। और सुनो, ये जो फालतू फालतू नीचे नोट फोट लिखा है ना, ये सब तुमको लिखने की जरूरत नहीं है। तुम खाली जो इनकम है ना उसके बाजू में ब्रैकेट में भी एक हल्का सा तुम वहां पे रेफरेंस दे दोगे ना, सेक्शन नंबर और हल्का सा प्रोविजन का रेफरेंस, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। इतना लंबा लंबा तुमको ये नाटक लिखने का जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बातें कर रहा हूँ? पक्का हर्षिल बेटा, क्लियर है? चलो वेरी गुड। कपू डन है? चलो आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, मिस्टर ए हैज गिफ्टेड अ हाउस प्रॉपर्टी वैल्यूड एट 50 lakhs टू हिज वाइफ। ओ हो, क्या बात है। मिसिस बी हु इन टर्न हैज गिफ्टेड द सेम टू मिसिस सी। देखा, मिस्टर ए ने अपनी वाइफ को 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी दी, जो मिसिस बी ने मिसिस सी को यानी कि उसकी डॉटर इन लॉ को गिफ्ट कर दी। और अब द हाउस वॉज लेट आउट एट 25,000 पर मंथ थ्रू आउट द ईयर। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए एंड मिसिस सी। मिस्टर ए एंड मिसिस सी, उसकी टोटल इनकम। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द सेड प्रॉपर्टी वॉज गिफ्टेड टू हिज सन, हस्बैंड ऑफ मिसिस सी? चलो ये तुम क्रैक करो, क्या आएगा। पहले मैंने मेरी वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, बाद में मेरी वाइफ ने वो प्रॉपर्टी अपने पास नहीं रखी, सन्स वाइफ को ट्रांसफर कर दी। तो अल्टीमेटली तुम्हारा इंटेंशन सन्स वाइफ को ही ट्रांसफर करने का था, लेकिन तुमने खुद से ट्रांसफर नहीं किया, बराबर है। तुमने तुम्हारी वाइफ को ट्रांसफर करके
तुम्हारे सन्स वाइफ को दिलवा दिया, तो क्या बोल सकते हैं कि ट्रांसफर हो रहा है असेट का सन्स वाइफ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मैं ही कर रहा हूं ना। तो उस असेट से जितनी भी इनकम सन्स वाइफ कमाएगी वो मेरे को ही आके क्लब होने वाली है। 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 8 नहीं लगेगा, क्लॉज 6 लगेगा, क्योंकि सन्स वाइफ को मैं इनकम दे रहा हूं उस असेट से जो मैंने डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली उसको ट्रांसफर कर दिया है, किसी और पर्सन को ट्रांसफर किया फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ, ऐसा नहीं है। क्लॉज नंबर 8 नहीं है, यहां पे क्लॉज नंबर 6 लगेगा। मैंने ही मेरी प्रॉपर्टी मेरे सन्स वाइफ को ट्रांसफर कर दी है, डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली ट्रांसफर की। सो द प्रॉपर्टी और द असेट ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सन्स वाइफ, और उस प्रॉपर्टी से अगर सन्स वाइफ को कोई भी इनकम होती है तो वो इनकम आके भाई मिस्टर ए को ही क्लब कर दी जाएगी। बराबर छे, आगे बढ़ो। और तो इससे मिसेस सी को कितनी इनकम आएगी, देख रहे हो कि हाउस वॉज लेट आउट 25,000 रुपया पर मंथ। अब 25,000 रुपया अगर पर मंथ रेंट आ रहा है तो इनटू क्या करना पड़ेगा 12, तो 3 लाख रुपया पूरे साल का रेंट आया, उसमें से 30% का खाली स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दो, तो जो 2,10,000 रुपया आ रहा है वही 2,10,000 का क्या होने वाला है, क्लबिंग होने वाला है। तो अकॉर्डिंगली मिसेस सी की इनकम कितनी हो जाएगी, 0। देखो वो लोग ने हिंट भी दे दिया, मिसेस बी के बारे में तो बात भी नहीं की है, बोला मिस्टर ए और मिसेस सी को कितनी इनकम टैक्सेबल होगी, मतलब वो तुमको एकदम क्लियर कट बता रहे हैं कि या तो इनकम मिस्टर ए की होगी टैक्सेबल या तो मिसेस सी की होगी। मिस्टर ए को कितनी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी 2,10,000 बाय अप्लाइंग द क्लबिंग प्रोविजन, और मिसेस सी को कितनी इनकम हो जाएगी, जल्दी बोलो। मिसेस सी को जो टैक्सेबल इनकम होगी वो 0 होगी, क्योंकि उसके हाथों में उस प्रॉपर्टी की इनकम को टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। अब तुम्हारा आंसर अगर इधर क्या होता, अगर यही प्रॉपर्टी बेटे को ट्रांसफर की जाती, बराबर है ना, गिफ्टेड टू हिज सन, गिफ्टेड टू हिज सन हस्बैंड ऑफ मिसेस सी, बोलो, तो भी भाई आंसर तो सेम ही रहता। डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है किसको, सन्स वाइफ को। तो मैंने मेरी वाइफ को ट्रांसफर करके अगर सन्स वाइफ को दिलवा दी, या फिर मैंने मेरे बेटे को ट्रांसफर करके सन्स वाइफ को दिलवा दी, तो आंसर तो सेम ही रहने वाला है ना। उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी, अरे मेरा सन थोड़ी मेरा माइनर चाइल्ड वाइल्ड है, तो शादी करवा दी है भाई, देख लो ठीक है, तो भी भाई क्लबिंग तो मेरे ही हाथों में की जाएगी, याद रहेगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा तुमको पता है वो सुबह एक धंधा चालू किया था, वो धंधे में मैंने पैसा लगाया था, तो मेरे को धंधे में नुकसान हो गया था, तो फिर वो नुकसान से उबरने के लिए मेरे को धंधे में और पैसा लगाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो मेरे को मेरी वाइफ से पैसा आ गया था जिसको मैंने धंधे में इन्वेस्ट, सेम टू सेम उससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है ये। अब बोलते हैं मिसेस रानी का एक प्रोप्राइटरी बिजनेस है जो उसने 2022 में चालू किया था। एज ऑन 1 अप्रैल 2023 उसका बिजनेस में कैपिटल कितना था, 3 लाख रुपया था। हर हस्बैंड गिफ्टेड 2 लाख ऑन 10th of April 23। एक मिनट, 10 अप्रैल 2023 मतलब पिछले साल उसके हस्बैंड ने गिफ्ट दिया था, कितने का, 2 लाख रुपए का, एंड वही अमाउंट उसने अपने बिजनेस में सेम डेट को लगा दिया है। मतलब क्या ये 10 लाख, क्या ये 10 लाख क्या होगा, जल्दी बोलो, क्या ये 10 लाख रुपया पूरा का पूरा, सॉरी 10 लाख नहीं 2 लाख रुपया, क्या ये 2 लाख रुपया पूरा का पूरा जाके बिजनेस में इन्वेस्ट हो गया? हाँ, लेकिन ये पिछले साल ही हो गया। अगर ये अमाउंट पिछले ही साल क्या हो गया, धंधे में लग गया है, जो मैंने गिफ्ट किया था मेरी वाइफ को, तो तुम्हें नहीं लगता है कि ये जो अमाउंट है जो मैंने मेरी वाइफ को दिया था, इससे रिलेटेड जितना भी प्रॉफिट इस साल आएगा वो आके मेरे को क्लब होने वाला है? क्योंकि इस साल भी तो धंधे में एज ऑन 1 अप्रैल ये वाला अमाउंट इन्वेस्टेड होगा ना, बराबर। तो बताओ पिछले साल का ओपनिंग कैपिटल कितना है, जल्दी थोड़ा एक कैलकुलेशन करो, कैलकुलेटर लो। पिछले साल का ओपनिंग कैपिटल कितना था, 3 लाख रुपया था। उसमें नया कैपिटल जो इंट्रोड्यूस किया गया वो वाइफ ने खुद का पैसा नहीं लगाया, रानी ने खुद का पैसा नहीं लगाया, उसके हस्बैंड ने जो अमाउंट दिया था 2 लाख रुपया, वो कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस किया। तो 3 लाख में 2 लाख रुपया और ऐड हो गया कैपिटल पिछले साल। और देखो पिछले साल धंधे का प्रॉफिट कितना है, देखो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का प्रॉफिट है 1.5 लाख रुपया। तो ये प्रॉफिट भी तो जाके पिछले साल मेरे क्लोजिंग कैपिटल में ऐड हुआ होगा ना। तो अब इसकी वजह से मेरा टोटल क्लोजिंग कैपिटल जो पिछले साल का था वो कितना हो गया, 6.5 लाख रुपया, जो इस साल अब ओपनिंग बन के आएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं इस साल का जितना भी प्रॉफिट कमाया गया है 3,90,000, वो 6.5 लाख के ओपनिंग कैपिटल पे कमाया गया है। तो अगर 3,90,000 was the profit which is there on the 6,50,000 of capital, तो भाई
उस कैपिटल में से मेरे द्वारा दिया गया कितना अमाउंट है जो मेरी वाइफ ने अपने धंधे में लगा के रखा हुआ है एज ऑन 1 अप्रैल? 2 लाख रुपया ना। तो अगर ये अमाउंट 6.5 पे आ रहा है तो 2 लाख पे कितना अमाउंट आ रहा है? कैलकुलेट कर लो। डिवाइड बाय 6,50,000 इंटू 1,20,000। तो यहां पे कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। 3,90,000 डिवाइड बाय 6.5, 1,20,000 नहीं रे, ये 2 लाख है। क्या रे उमंग, आंसर ही लिख देता है तू। इंटू 2, 1,20,000 रुपया। ये जो 1,20,000 आएगा ना प्रॉफिट में से, वो 1,20,000 आके मेरे को क्लब होगा, हस्बैंड को क्लब होगा। और वाइफ की जो इनकम आएगी पीजीबीपी इनकम, वो 3,90,000 नहीं आएगी। 3,90,000 माइनस 1,20,000, 2,70,000 वाइफ को टैक्सेबल हो जाएगा। तुमको समझ में आया ये क्या हुआ रे? बराबर। तो तुम उधर जाके आंसर देखोगे, तुमको यही आंसर दिखने वाला है। बराबर है। एक अपू क्या बोल रहे तू? टैक्सेबल सन को होगा ना? क्यों भाई? सन ने थोड़ी वो असेट अपनी वाइफ को ट्रांसफर किया है। अगर मैं मेरी वाइफ को ट्रांसफर करूं, हाँ अगर मैं मेरी वाइफ को ट्रांसफर करूं, क्या पीछे आंसर में वो दिया है? क्या बात कर रहा है? रुक देखने दे मेरे को। कौन सा था क्वेश्चन नंबर ये? नॉट बीइंग अ, अच्छा हाँ हाँ हाँ, वो लोग वहां पे क्या लगा दिया देखो। हाँ एक मिनट, हाँ मेरे से गलती हुआ उधर बोलने में। अगर मिस्टर ए ने अपनी वाइफ को दिया, किसको? मिसिस ए को, और बाद में मिसिस ए ने सन्स वाइफ को दे दिया, ठीक है? तो यहां पे सन्स वाइफ ने जो भी इनकम कमाई ना, वो इनकम लाके उन्होंने क्या कर दी, क्लब कर दी। 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 लगा के क्लब कर दी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। बराबर है ना? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये लोग ने बोला कि अगर मिस्टर ए ने यही असेट अपने बेटे को दिया होता, मान लो मिस्टर सी, बराबर है, उसका बेटा है, और उस बेटे ने अगर अपने स्पाउस को यानी कि मिसेस सी को दिया होता, तो मिसेस सी को जो इनकम आ रही है प्रॉपर्टी से, बराबर है ना, वो सेक्शन 27 लगा के डीम्ड ओनर बना के मिस्टर सी को क्या कर दिया है वो लोग ने, टैक्सेबल कर दिया है। मतलब यहां पे इनडायरेक्ट ट्रांसफर नहीं बोला। तुमको समझा? यहां पे है ना, देखो, अगर मिसिस ए को इनकम आती तो डीम्ड ओनर बनता कौन? मिस्टर ए बनता कि नहीं बनता? बोलो हाँ कि ना। मिसिस ए को अगर इनकम आती तो डीम्ड ओनर कौन बनता? मिस्टर ए बन जाता, और मिस्टर ए को वो इनकम टैक्सेबल हो जाती। लेकिन मिसिस ए ने इनकम नहीं कमाई, इनकम कमा रही है सन्स वाइफ मिसिस सी, बराबर है ना? तो मिसिस सी को ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली ट्रांसफर मिस्टर ए ने ही किया, ऐसा बोल के उसका क्लबिंग 64(1)(6) में मिस्टर ए के हाथों में कर दिया। लेकिन अगर यही प्रॉपर्टी मिसिस ए को ट्रांसफर ना करके उसके बेटे को की होती, ऐसा बोला, उसके बेटे को यानी कि मिस्टर सी, मिसिस सी का जो हस्बैंड है मिस्टर सी, उसको वो प्रॉपर्टी दी होती। तो सुनो, अब मिस्टर सी को अगर प्रॉपर्टी दे दी तो मिस्टर सी ने अब ये प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को ट्रांसफर की है, तो एक हस्बैंड से वो प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन उसकी वाइफ को ट्रांसफर हुई, तो उससे होने वाली जो भी इनकम है ना, वो यहां पे क्लब करवा दी, मिस्टर सी को क्या बना के? डीम्ड ओनर बना के सेक्शन 27 लगा दिया यहां पे। और ये वाली इनकम जाके मिस्टर ए को क्लब नहीं की, 64(1)(6) नहीं लगाया, क्या लगाया? सेक्शन 27 डीम्ड ओनर बना दिया मिस्टर सी को। समझा? मेरे से गलती हो गई ये बोलने में। तो यहां पे क्या होगा, सेक्शन 27 में मिस्टर सी को क्या बनाया जाएगा? डीम्ड ओनर बनाया जाएगा, और डीम्ड ओनर बना के उस प्रॉपर्टी की इनकम मिस्टर सी को क्या कर दी जाएगी? टैक्सेबल कर दी जाएगी। यहां पे वो जो 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 वाला जो तुमने पहले क्लबिंग किया था, वो क्लबिंग यहां एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि बीच में कौन आ गया? वो लेडीज का हस्बैंड आ गया, बराबर है? तो वो लेडीज के हस्बैंड ने अगर अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दिया, तो वाइफ को जो असेट ट्रांसफर किया वो कौन सा था? प्रॉपर्टी। मेरे को वो प्रॉपर्टी कैसे भी आई हो, मेरे बाप से आई हो, मैंने खरीदी हो, तुमको उससे क्या लेना देना? मेरे बाप से मेरे को प्रॉपर्टी आई। अब वो प्रॉपर्टी अगर मैं मेरी स्पाउस को ट्रांसफर कर दूं, तो उसके लिए हु इज द डीम्ड ओनर? मैं ही डीम्ड ओनर माना जाऊंगा, और उस प्रॉपर्टी की इनकम मेरे को ही आके टैक्सेबल होगी। समझ में आ रहा है? तो यहां पे सेक्शन 27 लगा, क्लॉज नंबर 6 यहां नहीं लगाओगे। ठीक है बेटा, बढ़ जाए आगे। चलो, अभी कपूर समझा ना बेटा तेरे को? यही था ना? किधर गायब हो जाते? चलो आखिरी क्वेश्चन, आखिरी पास्ता।
देखो क्या है, मिस्टर बी इज द कर्ता ऑफ अ HUF। अच्छा, HUF का कर्ता है मिस्टर बी, हुज मेंबर्स डिराइव इनकम एज गिवन अंडर। क्या क्या इनकम कमाते हैं? इनकम ऑफ फ्रॉम बीज प्रोफेशन। बी अपने प्रोफेशन से 45,000 रुपया कमाता है, तो वो किसी और को टैक्सेबल हो जाएगा? बी को ही टैक्सेबल होना चाहिए, बी को ही टैक्सेबल होना चाहिए। उसके प्रोफेशन की इनकम उसी को टैक्सेबल है। मिसिस बी की सैलरी है एज अ फैशन डिजाइनर, तो वो फैशन डिजाइनर बन के जो भी सैलरी कमाती है वो उसको टैक्सेबल है, मिसिस बी को। माइनर सन जो डी है ना, उसको 10,000 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विथ अ बैंक विच वर गिफ्टेड टू हिम बाय हिज अंकल। एक मिनट, एफडी जो थी वो अंकल ने गिफ्ट की थी। उस एफडी से जो भी इनकम आ रही है, एफडी ही गिफ्ट कर दी थी, बराबर है ना? तो अंकल ने एफडी गिफ्ट की और उस गिफ्टेड एफडी से माइनर सन क्या कमा रहा है? इनकम कमा रहा है। तो ये इनकम तो या तो पापा की इनकम है या तो मम्मी की इनकम है। इसका क्लबिंग 64(1)A में होगा, बराबर है? तो ये जाके 64(1)A वाली माइनर की इनकम है, इसका क्लबिंग होगा। किसके हाथ में होगा, पापा या मम्मी? फिलहाल देख के मम्मी की इनकम ज़्यादा लग रही है, तो मम्मी की इनकम में जाके क्लब होगा, लेकिन वहाँ से क्या मिल जाएगा, जल्दी बोलो? 1032 का एग्जेम्पशन भी मिल जाएगा। क्योंकि कुछ बोला नहीं है तो अपन यही मान के चलेंगे कि 115 BSc फॉलो नहीं हो रहा है, बराबर है? फिर माइनर डॉटर पी इज अर्निंग फ्रॉम स्पोर्ट्स, इसको तो चुपचाप से बोलने का 64(1)A में इसका कोई क्लबिंग नहीं होने वाला है, बराबर है? ये तो माइनर डॉटर की ही इनकम है, उसी को टैक्सेबल हो जाएगी। अब डी को विनिंग हो रहा है लॉटरी से, वाह वाह वाह, और वो भी बोला ग्रॉस। डी बेचारा छोटा सा बच्चा माइनर, उसको आता होगा लॉटरी वॉटरी निकालने को। छोटे से बच्चे के नाम से तुम लॉटरी की टिकट निकलवा रहे हो और वो लॉटरी इनकम उसको हो रही है, तो वो तुम ही तो करवा रहे हो भाई उसकी लॉटरी विनिंग्स। तो इसका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा अमाउंट, और देखो ग्रॉस बोला है, तो पूरा का पूरा अमाउंट ये जाके 64(1)A में ये भी क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। अब एक मिनट, और थोड़ा छोटा सा एक मेरे को छोटा सा डाउट है, एक मिनट। अगर डी की विनिंग इनकम मतलब माइनर सन की दो इनकम अब क्लब हो रही है, माइनर सन की एक इंटरेस्ट इनकम 10,000 रुपए की क्लब हो रही है, हाँ या ना? और माइनर सन डी की एक विनिंग्स इनकम क्लब हो रही है। एकदम ध्यान से सुनना, दोनों इनकम जो क्लब हो रही है उसमें से जो इंटरेस्ट इनकम है ना, उसमें नॉर्मल रेट पे टैक्स लगता है, और जो विनिंग्स इनकम है उस पर फ्लैट 30% टैक्स लगता है। तो तुम दोनों इनकम में से तो 1500 का एग्जाम्पशन नहीं ले सकते हो, क्योंकि दोनों इनकम एक ही माइनर को है। तो एक माइनर के लिए एक साल में एक ही बार 1500 रुपए तक की इनकम क्या होती है, एग्जाम्प्ट होती है। तो अगर वो 1500 तुमने नॉर्मल वाली इनकम का क्या कर लिया, एग्जाम्पशन ले लिया, तो तुमको उतना फायदा नहीं होगा। 1500 रुपया तुम यहां से एग्जाम्पशन ले सकते हो क्या, विनिंग्स इनकम में से? ये इनकम विनिंग्स इनकम है, इसमें से एग्जाम्पशन ले सकते हैं। हाँ, कहीं पे भी ना नहीं बोला है कि माइनर की अगर विनिंग्स इनकम क्लब हो रही है ना, तो वो तुमको 1500 एग्जाम नहीं होगी, कहीं पे भी ना नहीं बोला है। समझो, विनिंग्स में से ना तुमको कोई एक्सपेंस का डिडक्शन मिलता है, ना कोई लॉसेस का डिडक्शन मिलता है, ना कोई लॉसेस का तुम सेटअप वेटअप कर सकते हो, और ना इसमें से तुमको चैप्टर 6 का डिडक्शन मिलता है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन जब कभी भी तुम्हारी विनिंग्स तुम्हारे माइनर सन ने कमाई है, तो वो तुम्हारी माइनर सन की इनकम है, माइनर की इनकम बोल के तुमको टैक्सेबल हो रही है। और माइनर की इनकम अगर मुझे टैक्सेबल हो रही है, तो माइनर की कोई भी इनकम मुझे टैक्सेबल हो रही है, वो 1500 तक मैं एग्जाम्प्ट करवा सकता हूं। कहीं पे भी नहीं बोला है कि वो 1500 रुपए का एग्जाम्पशन तुमको माइनर की विनिंग्स इनकम के लिए नहीं दिया जाएगा, कहीं पे भी नहीं बोला है। तो जो 1032 का एग्जाम्पशन मैं यहां से ले रहा था ना, यहां से लेने के बदले में यहां से लूंगा, मेरे को ज्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि वो इनकम तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में कवर हुई हो जाएगी, उस पर ज्यादा से ज्यादा कितना टैक्स भरेगा, टैक्स भी नहीं भरने को आएगा। लेकिन इस पे तो फ्लैट 30% टैक्स भरना होगा ना। तो जिसपे तुमको फ्लैट 30% टैक्स भरना है, उसमें से 1500 रुपया कम कर दो, जो भी तुम्हारा 450 रुपये का टैक्स बचेगा ज्यादा नहीं, खाली 450, लेकिन 450 भी बचाओ ना यार, है कि नहीं? तो ये हो गया तुम्हारा एग्जामिन द टैक्स इंप्लीकेशंस इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एंड मिसेस बी। वही टैक्स इंप्लीकेशन अपन अभी क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? तो मिस्टर बी की जो इनकम है वो मिस्टर बी को टैक्सेबल होगी, मिसेस बी की इनकम है वो मिसेस बी को टैक्सेबल होगी। तो बी बनाने का, मिसेस बी बनाने का, 2 कॉलम बनाने का, और इसमें बोलने का कि जो भी माइनर सन की इनकम आ रही है डी की 10,000 रुपया, वो मिसेस बी को जाके टैक्सेबल होगी, मिसेस बी को जाके क्लब होगी, क्योंकि उसकी टोटल इनकम बिफोर अप्लाइंग द प्रोविजंस ऑफ क्लबिंग 64(1) है। मिसेस बी की इनकम ज्यादा है, तो वो जाके मिसेस बी को क्लब हो जाएगी। अब उसमें से 1032 का एग्जाम्पशन लिया जा सकता था, लेकिन उसमें से ना लेके
जो विनिंग्स इनकम क्लब हो रही है ना मिसिस बी को, उसमें से 1032 का एग्जाम्पशन ले लिया जाएगा। बराबर है? तो 1032 लेने के बाद कितना आएगा? 195 में से देख लो, 195 माइनस 1500 करो, 193,500। तो इसमें से 193,500 टैक्सेबल हो जाएगा, ये पूरा 10,000 टैक्सेबल हो जाएगा। और जो माइनर चाइल्ड जो है पी, माइनर डॉटर पी, उसकी जो भी इनकम आ रही है वो ना बी को ना मिसिस बी को, दोनों में से किसी को भी क्लब नहीं की जाएगी। यही टैक्स इम्प्लीकेशन है आपके हाथों में। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कोई भी चैप्टर है पूरे इनकम टैक्स एक्ट में, वो डिफिकल्ट चैप्टर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर क्लबिंग का नाम आता है। बराबर है? सार्काजम समझते हो तो अच्छी बात है। तो इसी के साथ क्लबिंग हुआ तुम्हारा खत्म।